खत्म हो चुका है। 11 बजे बजट पेश किया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। करीब 1.5 घंटे का ये पूरा बजट भाषण रहा है और खासतौर से इसमें कई अहम चीजों का जिक्र किया गया है जो जरूरत थी। और चलिए सबसे पहले जानते हैं, हम ग्राफिक्स के जरिए सेक्टर वाइज भी आपको बताएंगे कि कहां क्या घोषणा की गई है, कैसे उसका बेनिफिट मिलेगा, अलग अलग सेक्टर की हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो सबसे ज्यादा नजरें रहती है वो इस पर टिकी होती है कि इस बजट के आने के बाद क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं, रोजमर्रा की चीजों की बात कर लेते हैं कि आखिर क्या सस्ता हुआ है, किसमें यहां पर रियायत मिली है। विदेश यात्रा, देखिए विदेश यात्रा अब सस्ती होगी। जूते सस्ते होंगे यानी पहले से इनकी कीमतों में गिरावट होगी। जूते के रेट्स भी डाउन हुए यानी वो सस्ते होंगे। चमड़ा, जो कि कई कारोबार भी बहुत बड़ा होता है चमड़े का, चमड़ा भी सस्ता हुआ है। सीएनजी भी सस्ती हुई है यानी इसमें भी अहम फैसला लिया गया है। इसे बायोगैस, इसे भी सस्ता किया गया है क्योंकि बायोगैस भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आज के वक्त की उपयोगिता की बात करी जाए। टेक्सटाइल की बात करें, कपड़े की बात करें तो कपड़े व्यवसाय के में भी ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। कैंसर की दवाई जो कि बहुत जरूरी थी और इस तरह की कई ऐसी और दवाइयां हैं जो गंभीर बीमारियों को, उससे भी सस्ता किया गया है। डायबिटीज की दवाई भी यहां पर सस्ती हुई है, कैंसर की दवाई सस्ती हुई है, एयरक्राफ्ट का सामान भी सस्ता हुआ है। यानी इस बजट में इन चीजों पर खासतौर से गौर किया गया है। बैटरी सस्ती की गई। अब देखिए सस्ती बैटरी हुई लेकिन कई जगह इसका असर नजर आएगा जब और कई सामान है जो जरूरी है वो भी सस्ते होंगे। माइक्रोवेव ओवन है उसके भी रेट्स डाउन होंगे अब क्योंकि अब ये सस्ता हुआ है। सोलर एनर्जी प्रोडक्ट भी सस्ते की गई क्योंकि खासतौर से सरकार का फोकस सोलर एनर्जी पर है। बीड़ी भी सस्ती की गई है, बीड़ी के भी दामों में गिरावट आई है, बीड़ी को भी सस्ता किया गया है। मोबाइल फोन्स अब थोड़े सस्ते होंगे यानी कि पहले से आपको कुछ राहत तो आपकी जेब पर पड़ेगी अगर इन चीजों को आपको खरीदना है। लेकिन शराब अब और महंगी होगी, ये जरूरत भी थी। स्क्रैप ये भी अब थोड़ा महंगा होगा पहले से, इस पर भी बजट में दिया गया है। सिगरेट भी महंगी होगी यानी शराब, सिगरेट ये दोनों ही चीजें महंगी की गई हैं, इनके रेट्स बढ़े हुए हैं। खनिज भी यहां पर महंगा होगा। लेकिन अब देखिए बजट में ये वो चीजें थी जिन्हें क्या सस्ता और क्या महंगा वो हमने आपको बताया। लेकिन अब चलिए बजट में बड़ी घोषणाएं क्या थी, चलिए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि क्या बड़ी घोषणाएं थी। हम सेक्टर वाइज नहीं बात करते लेकिन सबसे पहले फोकस रहेगा हमारी बड़ी घोषणाओं को लेकर। देखिए मालगाड़ी के लिए नया कॉरिडोर बनेगा, ये बड़ी घोषणा की गई है। मालगाड़ी के लिए नया कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से दिक्कतें इसे लेकर आ रही थी और इसको और ज्यादा बड़ा करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए भी इसकी जरूरत थी और ऐसे में बजट में इसे शामिल किया गया जब मालगाड़ी के लिए नया कॉरिडोर बनाया गया है। पश्चिम बंगाल के डानकुनी के लिए फ्रेट कॉरिडोर का भी ऐलान यहां पर कर दिया गया है। ये एक दूसरी बड़ी घोषणा है पश्चिम बंगाल के लिहाज से, जहां डानकुनी के लिए फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान किया गया। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि बजट में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल इस पर फोकस हो सकता है, कुछ खास यहां पर घोषणा हो सकती है। लेकिन बाकी चीजों की तरह ही पश्चिम बंगाल के लिए एक घोषणा अहम है जहां डानकुनी के लिए फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान किया गया। इसके अलावा इंफ्रा पर भी बड़ा खर्च करने की घोषणा यहां पर की गई है वित्त वर्ष 2026-27 के लिए, जहां 12.2 लाख करोड़ का ऐलान इसके लिए किया गया। यानी इंफ्रा पर भी अब बड़ा खर्च होगा, एक बड़ा अमाउंट यहां पर दिया गया, यानी बड़ा बजट इसके लिए पास किया गया है जिससे लेकर इंफ्रा पर काम भी किया जाएगा। ये पिछले साल के 11.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, नजर भी आ रहा है। जहां पिछली बार तक ये 11.2 लाख करोड़ था वहीं अब ये 12.2 लाख करोड़ हो चुका है, यानी कि इसमें इसे बढ़ाया गया है। रेयर अर्थ कॉरिडोर की भी घोषणा यहां पर की गई है, ये भी एक अहम घोषणा है। रेयर अर्थ कॉरिडोर इसकी भी घोषणा कर दी गई है और ये सब वो है जो दूरगामी सोच के मद्देनजर इन्हें बजट में शामिल किया गया है। केरल, तमिलनाडु, ओडिशा में दुर्लभ खनिजों का एक कॉरिडोर भी बनेगा, ये भी एक बड़ी घोषणा है। देखिए केरल, तमिलनाडु और ओडिशा के मद्देनजर एक बड़ा दुर्लभ खनिजों का यहाँ पर कॉरिडोर बनेगा और इसमें आंध्र प्रदेश को भी साथ में जोड़ा जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश भी इससे जुड़ेगा। देश में बड़े टेक्सटाइल पार्क भी बनाए जाएंगे, ये भी एक अहम घोषणा की गई है, बड़ी घोषणा है। और टेक्सटाइल पार्क जब बनेंगे तो इससे भी और भी दूसरे क्षेत्रों के लिहाज से भी बड़ा फायदा मिलेगा, लेकिन ये बड़ी घोषणा है टेक्सटाइल पार्क बनाए जाने को लेकर। दवाइयों के क्षेत्र में बायोफार्मा शक्ति योजना लाई गई है, ये दवाइयों के क्षेत्र में है जहां 10,000 करोड़ के निवेश से बायोफार्मा शक्ति योजना लाई जाएगी और इसके तहत 3 नए संस्थान खुलेंगे। भारत अपना सेमीकंडक्टर मिशन भी लॉन्च करेगा इसी दौरान। लेकिन देखिए 10,000 करोड़ के निवेश इसमें किए जाएंगे और इसी निवेश से बायोफार्मा शक्ति योजना लॉन्च की जाएगी, यानी इससे भी बहुत बेनिफिट मिलेगा देश में विकास के लिहाज से अगर इसे देखा जाए तो। और इसके अलावा हम बात करें भारत अपना सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 भी लॉन्च करेगा, ये भी अहम है। मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इनके कल पुर्जे के लिए भी बजट है, यानी इनके अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं, पार्ट्स हैं, उनको लेकर भी यहाँ पर बजट अलग से दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स के कल पुर्जे ये बहुत जरूरत भी थी और इस वजह से भी ये बहुत ज्यादा महंगे हो जाते थे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम, लेकिन जब कल पुर्जे के लिए अलग से बजट रहेगा तो ये उन प्रोडक्ट को खरीदने में भी कहीं ना कहीं उसके दाम में भी असर डालेगा।
बजट बढ़ाकर अब 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसे लेकर आत्मनिर्भर भारत के लिए 2,000 करोड़ रुपए का भी फंड यहां पर दिया गया। ये बजट अलॉट किया गया आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से, और इनकम टैक्स फॉर्म को भी आसान किया जाएगा। यह भी डिमांड हो रही थी कि बहुत ही ज्यादा ये मुश्किल रहता था, लेकिन अब इसे थोड़ा और इजी किया जाएगा, आसान किया जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से नया कानून भी लागू हो जाएगा, यानी 3 महीने बाद जब न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2026 से नया कानून भी लागू होगा। तो ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, जिस तरह से ये हम बड़ी घोषणाओं की बात कर रहे हैं बजट में, भारत में डेटा सेंटर बनाने पर भी कंपनियों को यहां पर छूट दी जाएगी। ये भी एक फैसला इस बजट में किया गया है, जहां भारत में डेटा सेंटर बनाने पर जो कंपनियां, उस पर भी छूट होगी। लेकिन अब देखिए, ये तो हम बड़ी घोषणाओं की बात कर रहे थे कि आखिर इस बजट में क्या क्या बड़ी घोषणाएं की गई थी। अब जरा सेक्टर वाइज बात करते हैं। कृषि बेहद महत्वपूर्ण है, और कृषि सेक्टर को क्या मिला है वो भी जान लेते हैं। देखिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर जोर दिया गया है कि किसानों की आमदनी यहां पर बढ़ सके, जिसको लेकर सरकार बार बार जिक्र करती है। बेहतर की उम्मीद के साथ साथ बेहतर योजनाओं की बात करती है, और इस पर भी जोर दिया गया है। 1500 जलाशयों, अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास से मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। ये बजट में शामिल किया गया है, जहां 1500 जलाशय, अमृत सरोवर के एकीकृत विकास से मत्स्य पालन को भी बढ़ावा इससे मिलेगा। तटीय क्षेत्रों में फिशरीज वैल्यू चेन मजबूत की जाएगी। जो तटीय इलाके हैं, तटीय क्षेत्र, वहां पर मछली पालन को लेकर भी यहां पर मजबूती प्रदान की जाएगी, और इसे लेकर भी बजट में इसे शामिल किया गया है। तटीय इलाकों में जैसे नारियल, चंदन, काजू जैसी जो फसल है, उसको सहायता दी जाएगी इसके जरिए। नारियल उत्पादन में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नारियल संवर्धन योजना भी आएगी, जिसे बजट में शामिल किया गया है। जल्द इस योजना को लाया जाएगा, और इसका सीधे तौर पर फायदा मिलेगा मछली पालन के लिहाज से भी, और साथ साथ ये जो फसलें हैं जो तटीय इलाकों में होती है, नारियल है, चंदन है, काजू है, उसको भी कहीं ना कहीं इससे सहायता जरूर मिलेगी। तो प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए ही इस योजना को लेकर आएगी सरकार। भारतीय काजू और कोको को 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड करने का भी लक्ष्य यहां पर रखा गया है। अब जब 2030 तक का ये बड़ा लक्ष्य रखा गया है, तो उसके एक दिन, एक साल या 2 साल में ये नहीं होता, इसके लिए एक बड़ा विजन लेकर चलना होता है, और यही इस बजट में इसे लेकर शामिल भी किया गया, जिसका लक्ष्य 2030 तक का रखा गया है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, चंदन लकड़ी की गरिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए राज्यों का भी सहयोग यहां पर रहेगा कि इसे किस तरह से पुनर्स्थापित किया जाए। राज्यों से भी सहयोग लिया जाएगा, जहां पर इसका प्रोडक्शन ज्यादा है, जहां पर चंदन की लकड़ी ज्यादा है, कैसे उसे पुनर्स्थापित किया जाए। राज्यों के सहयोग से इसे और बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा अखरोट बादाम की पैदावार बढ़ाने के लिए भी विशेष कार्यक्रम यहां पर शुरू होंगे। तो साथ ही एआई टूल भारत विस्तार कार्यक्रम की भी शुरुआत होगी। हालांकि पहले ही कहा जा रहा था कि एआई यहां पर प्राथमिकता में रहेगा, एआई को और बढ़ावा दिया जाएगा, और कृषि सेक्टर को भी इसका फायदा मिलेगा। और यही वजह है कि देखिए, एआई टूल भारत विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत होगी, और बहुभाषी एआई टूल किसानों को बेहतर फैसले लेने में भी ये मदद करेगा। तो ये किसानों के लिए भी मददगार साबित होगा, और इसलिए इसे कृषि में भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसे लेकर भी बजट में इसे शामिल किया गया है। एग्री स्टैक पोर्टल और आईसीएआर की कृषि प्रथाओं के पैकेज को एआई सिस्टम से जोड़कर किसानों और कृषि व्यवसायों को स्मार्ट और आसान एक्सेस भी देगा। ये एक बड़ी चीज है जो एआई को लेकर, जिसे कृषि से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि एआई का फायदा इंटरनेशनल लेवल पर इसका इस्तेमाल हो रहा है, भारत में भी बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन अब इसे एआई का जब इतना फायदा है, तो इसे कृषि से कैसे जोड़ा जाए, ये कोशिश रही है, और यही वजह है कि इसे कृषि से भी जोड़ा गया है। लेकिन देखिए, जहां बात पहले कृषि की होती है, तो पशुपालन भी उसी से जुड़ा हुआ है। कृषि को लेकर तो हमने आपको बताया कि क्या कुछ बजट में शामिल किया गया। अब जरा पशुपालन में क्या खास रहा इस बजट में, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। देखते हैं पशुपालन में क्या क्या दिया गया है, जहां पशुपालन क्षेत्र में नए रोजगार अवसर सृजित किए जाएंगे। पशु चिकित्सा क्षेत्र में पेशेवरों की संख्या बढ़ाने पर भी यहां पर जोर रहेगा। तो रोजगार के भी नए अवसर सृजित किए जाएंगे पशुपालन में, और पशु चिकित्सा क्षेत्र में भी जो पेशेवर हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी संख्या को कैसे बढ़ाया जाए, उस पर भी जोर रहेगा। सरकार 20,000 से अधिक पशु डॉक्टर्स की उपलब्धता यहां पर करेगी, और निजी क्षेत्र में पशु रोग विशेषज्ञ, पैरा पशु शल्य महाविद्यालय, पशु अस्पताल और प्रजनन सुविधाओं के लिए ऋण संबद्ध रहेगा, यानी इसके लिए भी ऋण की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। पूंजी सब्सिडी सहायता योजना की बात करें तो इसे भी शुरू करने का प्रस्ताव बजट में शामिल किया गया। तो ये पशुपालन के लिए बेहद खास है। इसके अलावा अगर बात करें, देखिए, ओडिशा, कर्नाटक, केरल में भी कछुआ ट्रेल्स का विकास यहां पर किया जाएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण रहेगा पशुपालन में।
तो कृषि और पशुपालन को लेकर क्या कुछ बजट में शामिल किया गया है वो हम आपको बता रहे थे हाइलाइट्स। उसके अलावा भी दूसरे सेक्टर्स का भी हम फोकस करेंगे कि आखिर स्वास्थ्य में, उद्योग के लिहाज से क्या कुछ और बड़े ऐलान इस बजट में शामिल किए गए। लेकिन उससे पहले चलिए, क्योंकि हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम जरा रिएक्शन ले लेते हैं। रुक करते एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी का रुक करते हैं। विमल जी, देखिए, जब तक बजट नहीं आया था तब तक सवाल बहुत थे जहन में, बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत इंतजार था कि आखिर क्या कुछ दिया जाएगा। मैं सेक्टर वाइज जाऊं उससे पहले मेरा आपसे बस एक ही सवाल कि इस बजट में आपको क्या नजर आया? ये बैलेंस था, किस पर फोकस था, कौन से सेक्टर थे जिसे और टच किया जा सकता है लेकिन उस पर अभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया? जी, जहाँ तक बजट की बात करें, ओवरऑल बजट तो अच्छा है, लेकिन जो बजट से अपेक्षाएं थी, मेरी व्यक्तिगत राय में ये उन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया। हम जैसे 3 दिन से इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि बजट में आम करदाताओं को, आम आदमी को लेकर कुछ ना कुछ राहत दी जाएगी। ऐसी राहत की कोई बड़ी घोषणाएं इस बजट में फिलहाल नहीं हुई है। इसका सबसे बड़ा रिएक्शन स्टॉक मार्केट ने दिखाया है। जैसे ही बजट भाषण समाप्त हुआ था उस समय स्टॉक मार्केट करीब 1900 पॉइंट्स के आसपास टूट गया, जबकि हमने सुबह जब बजट परिचर्चा शुरू की थी उस समय स्टॉक मार्केट करीब 200 पॉइंट ऊपर था, एनएससी भी 50 पॉइंट के आसपास ऊपर था। लेकिन जैसे ही बजट भाषण खत्म हुआ था उस समय 1900 पॉइंट के आसपास बीएसई सेंसेक्स और 600 पॉइंट्स के आसपास एनएससी सेंसेक्स टूट गया। हालांकि अब ये बाजार काफी कुछ संभल चुका है। जो 1900 पॉइंट बाजार में गिरावट आई थी बीएसई सेंसेक्स में, वो घटकर अब करीब 700 पॉइंट्स के आसपास रह गई है। इसी तरह से एनएससी में जो 600 पॉइंट की गिरावट थी वो भी अब काफी हद तक कम हो चुकी है। जहां तक इस बजट की बात करें, इस बजट में जो इनकम टैक्स के लिहाज से बात करें, जो उम्मीद की जा रही थी कि स्टैंडर्ड डिडक्शंस की जो सीमा अभी 75,000 है वो बढ़ा करके हो सकता है केंद्रीय वित्त मंत्री उसे बढ़ाकर 1 लाख कर दे, लेकिन ऐसी घोषणा नहीं हुई है। हालांकि इससे कुछ लोगों को निराशा हो सकती है, लेकिन एक खास बात इस बजट में ये भी है कि जो एक्सीडेंट के कारण से जो आम जो उसको क्षतिपूर्ति मिलती है लोगों को, उसे इनकम टैक्स के दायरे से बाहर किया गया है। ये एक बहुत बड़ी राहत है। यदि किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको अगर इंश्योरेंस कंपनी से किसी तरह का क्लेम मिला और उसे आयकर के लिहाज से टैक्सेबल इनकम माना जाए, तो वो शायद उसके साथ में नाइंसाफी भी है, मानवता के नाते भी शायद ये उचित नहीं माना जा सकता। लेकिन इसे लेकर के केंद्रीय वित्त मंत्री ने बड़ा स्पष्ट किया है कि इस तरह की कोई भी क्षतिपूर्ति यदि किसी को मिलती है तो वो आयकर के दायरे में नहीं आएगी। इसे एक बड़ी चीज माना जा सकता है। इसके अलावा जो इनकम टैक्स के लिहाज से बात करें तो इनकम टैक्स में जो नए प्रोविजंस होने वाले हैं उसके बारे में, जैसे 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर कानून जो बन चुका है वो प्रभावी होगा। इसके अलावा जो इनकम टैक्स की बात करें जिसमें टीसीएस की बात की गई है, जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की बात है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की बात है, इसे लेकर के जो प्रोविजंस हैं वो जब अधिसूचनाएं जारी होगी, जब ज़्यादा स्पष्ट होगा। लेकिन जो बजट भाषण में फोकस किया गया है वो बड़ा क्लियर किया है। और जो वित्त मंत्री की मंशा नजर आ रही है वो ये है कि जो इनकम टैक्स कानून को लेकर, उसके इम्प्लीमेंशन को लेकर के जो विवेकाधिकार है उन्हें लगभग समाप्त किया जाए, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे और करदाताओं के सामने किसी तरह के भ्रम की स्थिति नहीं रहे। जहां तक कस्टम्स की बात करें, कस्टम्स को लेकर के भी बड़ी आशाएं थी कि सोने और चांदी के भावों में जो लगातार तेजी आई है और इस तेजी के बाद में जो इनके रेट्स बढ़े हैं, इनको लेकर के सरकार कुछ निर्णायक पहल करेगी। हालांकि उस पहल अभी बजट भाषण में तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है जब शाम को इसकी अधिसूचनाएं जारी हो तब हो सकता है कुछ नया हो। लेकिन कस्टम्स कानून को के सरलीकरण को लेकर के सरकार ने बड़ी पहल की है और उम्मीद की जा सकती है कि जैसे 17 कैंसर से संबंधित जो दवाइयाँ हैं उनके ऊपर जो सीमा शुल्क लगता है उसको समाप्त करने की सरकार ने घोषणा की है। स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर के जो बड़े फैसले किए हैं सरकार ने, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के जो फैसले किए हैं, इसके अलावा जो कुछ एनर्जी को से रिलेटेड जो इम्पोर्टेड हैं, कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट को लेकर के जो सरकार ने फैसले किए हैं उनको अच्छा माना जा सकता है और इसके कारण भारत के जो औद्योगिक विकास है उसको गति मिलेगी। जैसा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट की शुरुआत के साथ ही किया था कि 2047 में जो भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर सरकार ने कदम उठाया है और निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि इन कदमों के सकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर आएंगे
और इस बात की भी पूरी संभावना है कि जो 6.8% से 7.2% की जीडीपी ग्रोथ की बात जो आर्थिक सर्वेक्षण में की गई है, सरकार ने अपना पूरा फोकस उस ग्रोथ रेट को अचीव करने में दिखाया है। बिल्कुल विमल जी, और बेहद इम्पोर्टेंट ये है जो आपने जिक्र भी किया विस्तार से कि हम उम्मीद क्या कर रहे थे, क्या कुछ और बेहतर इस बजट में करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ पहलुओं को भी अछूता रखा गया है। अब हमारे से बने रहिए क्योंकि इस पर हम अपडेट और लगातार चर्चा आपसे करेंगे। लेकिन इस बीच क्योंकि हम सेक्टर वाइज बात कर रहे हैं कि हर एक अलग अलग सेक्टर में किस पर फोकस किया गया, क्या बड़े ऐलान किए गए हैं। कृषि और पशुपालन की तो हमने बात की, चलिए हम नजर डालते हैं स्वास्थ्य और आयुष पर किस तरह से फोकस किया गया, उस पर क्या बड़े ऐलान किए गए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, अब स्वास्थ्य में क्या किया गया। देखिए, कैंसर से जुड़ी 17 दवाइयां भारत में अब सस्ती होंगी, ये एक बड़ा ऐलान है क्योंकि ये गंभीर बीमारी है, इसकी जरूरत भी थी, जिससे से कैंसर से जुड़ी ये 17 दवाइयां हैं भारत में ये सस्ती होंगी, यानी कि इनके रेट्स डाउन होंगे, ये लोगों की पहुंच तक रह सकेंगे। और जिसे दिक्कत है खासतौर से क्योंकि बहुत ज्यादा पेशेंट्स रोजाना इसके बढ़ते रहते हैं और इसका इलाज भी बहुत महंगा होता है, ऐसे में दवाइयां जब सस्ती होंगी तो ये आम जन के लिए राहत भरी खबर जरूर है। इसके अलावा हम बात करें हाई क्वालिटी के जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं उनका भी एक्सपोर्ट यहां पर होगा। जो हाई क्वालिटी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, आयुर्वेद पर भी बहुत फोकस इसमें किया गया है, ये साफ तौर पर नजर भी आता है। इसके अलावा निजी और सरकारी क्षेत्र में जो नए AHP संस्थान है वो बनाए जाएंगे, निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों में ही ये बनाए जाएंगे और अगले 5 वर्षों में 1 लाख AHP को सिस्टम से जोड़ा जाएगा, ये भी इस बजट में शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों की भी स्थापना के लिए योजना यहां पर शुरू की जा रही है, ये ऐलान भी इस बजट में किया गया है, स्वास्थ्य के लिहाज से महत्वपूर्ण है। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भी स्थापित किए जाएंगे, ये भी देखिए, ये भी अहम घोषणा है इस बजट में जिसे शामिल किया गया है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। और ये जाहिर करता है कि सरकार की नजर में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ ये भी बड़ा ऐलान है कि आयुष फार्मेसी और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को अपग्रेड किया जाएगा, जो अभी तक है उसमें अपग्रेडेशन किया जाएगा और बेहतर बनाने की कोशिश रहेगी, जिसके के लिए भी बजट का अलॉटमेंट है। औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को अपग्रेड किया जाएगा, आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स भी यहां पर बनाए जाएंगे, उनकी टेस्टिंग के लिए भी जामनगर स्थित WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र को भी यहां पर और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। तो ये चिकित्सा क्षेत्र में ये कुछ बड़े ऐलान हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और ये सरकार ने इस बजट में शामिल किया है, इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, जो दर्शाता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बहुत ही गंभीर बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए दवाइयों के रेट्स डाउन किए गए, दवाइयां सस्ती की गई, जो कि जरूरी है, फिर वो कैंसर हो, डायबिटीज हो, इसके लिए। साथ ही साथ आयुर्वेद की बात करें, आयुष को लेकर बात करें, इसमें भी बहुत कुछ अनाउंसमेंट किया गया है ताकि इस सेक्टर को भी हम बढ़ावा दे सके। लेकिन अब देखिए, इसके बाद स्वास्थ्य की हमने बात की, लेकिन बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी भी बड़ी बातें हैं, उस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को भी किस तरह से और मजबूत करने की कोशिश की गई है उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, बजट की ये बड़ी बातें बैंकिंग सेक्टर को लेकर है, जहां बैंकिंग क्षेत्र में सुधार आधारित विकास जारी रहेगा, जो लगातार जारी है, एक सतत प्रक्रिया है, सुधार आधारित विकास है जो बैंकिंग क्षेत्र में भी जारी है। बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति के गठन का भी प्रस्ताव यहां पर बजट में रखा गया है, जहां विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमावली की व्यापक समीक्षा भी होगी। कॉर्पोरेट बॉन्ड क्षेत्र में निधियों और डेरिवेटिव्स के लिए भी अवसरों पर यहां जोर दिया गया है। ये इसके अलावा कॉर्पोरेट्स बॉन्ड्स पर भी पूर्ण रिटर्न स्वैप शुरू करने का भी प्रस्ताव शामिल किया गया है। बड़े शहरों में ज्यादा मूल्य के जो म्युनिसिपल बॉन्ड है उसमें भी बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। ये भी एक बहुत ही खास घोषणा है, जहां 1000 करोड़ से अधिक के एकल बॉन्ड के लिए भी 100 करोड़ के प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो छोटे मध्यम कस्बों के लिए भी 200 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड वाली अमृत योजना भी जारी की गई है। ये छोटे कस्बों के लिए जहां 200 करोड़ रुपए तक के जो बॉन्ड है, अमृत योजना जारी की गई। PROI के लिए व्यापार की सुगमता बढ़ाई जाएगी, ये इसमें शामिल किया गया है, जो बैंकिंग सेक्टर के लिहाज से बेहद खास है और जरूरी भी है। व्यक्तिगत PROI के लिए निवेश सीमा 5 से बढ़ाकर अब इसे 10% किया जाएगा, ये बड़ी घोषणा शामिल है। व्यक्तिगत PROI के लिए समग्र निवेश सीमा 10% से बढ़ाकर अब इसको 24% कर दिया गया है, यह भी एक बड़ी घोषणा है, जिसमें इसके दायरे को बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले 10% से थी, अब उसे 24% भी कर दिया गया है। चलो एक बार फिर से एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी का रुख करते हैं हम। विमल जी, जानकारी आप दे रहे थे बिल्कुल टैक्स को लेकर भी, और जैसा कि आपने भी कहा कि बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, उतना तो बजट में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन बहुत कुछ करने की कोशिश की गई। लेकिन विमल जी, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे पेट्रोल डीजल को लेकर, सोने चांदी को लेकर, और एक बात है कि सोने चांदी में गिरावट आएगी, कैसे? क्योंकि डायरेक्टली तो कुछ ऐसे घोषणा की नहीं गई है, लेकिन इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि इसमें गिरावट आएगी, क्या वाकई में कुछ फायदा है? जहां तक सोने चांदी की प्राइजेस को लेकर के बात करें, सोने चांदी की प्राइजेस भारत सरकार के किसी फैसले से या
किसी व्यक्तिगत रूप से किसी एक निर्णय के ऊपर निर्भर नहीं करती है। सोने चांदी की जो कीमतें हैं वो इंटरनेशनल मार्केट तय करता है। लंदन मेटल एक्सचेंज में जो सोने चांदी की जो कीमतें होती है उन कीमतों का असर पूरे विश्व भर में पड़ता है। और जैसा कि हमने देखा लगातार सोने चांदी की कीमतों में तेजी रही थी, लेकिन उसके बाद में जब मुनाफा वसूली की शुरुआत हुई और जो डॉलर की तुलना में रुपए में मामूली सी मजबूती आई, इसके बाद में सोने चांदी के भाव पिछले गुरुवार को और शुक्रवार को लगातार गिरे हैं। आज चूंकि बाजार बंद है, कल भी शनिवार को बंद था, मंडे को जब बाजार खुलेगा तब इस बात का पता लगेगा कि सोने चांदी के जो रुख है, बाजार के भावों का जो रुख है वो रुख किस दिशा में रहेगा। जहां तक बजट की बात करें, बजट में इस बात को लेकर बड़ी संभावनाएं थी कि जब 2024 में 15% सोने के ऊपर 15% सोने पर आयात शुल्क था जिसे घटाकर 6% किया गया था, तो जो इंडस्ट्री की डिमांड थी कि 6% का जो आयात शुल्क है इसे घटा करके 3% किया जाए। उसका कारण ये था कि जिस समय 2024 में सोने का जो 6% कस्टम ड्यूटी थी, उस समय सोने का भाव करीब 90,000 रुपए के आसपास था, जो अब 1.5 लाख रुपए हो चुका है। यदि 1.5 लाख रुपए के ऊपर 3% की रेट से भी यदि कस्टम ड्यूटी वसूली जाए तो ये लगभग उतनी ही ड्यूटी होगी जितनी पहले सरकार को मिलती थी, अर्थात सरकारी खजाने पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं पड़ने वाला था। इसके अलावा जो बुलियन के ऊपर 3% की रेट से जीएसटी लग रही है, उस जीएसटी की रेट को भी 3 से घटा के 1.5% करने की मांग थी इंडस्ट्री की, लेकिन ये 1.5% मांग अभी इस समय तक पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इसके लिए किसी बजट की जरूरत नहीं है। सरकार जब चाहे जब कीमतों की जो प्रभावी दरें हैं उसमें चेंज कर सकती है, तो इस अभी नाउम्मीद ही नहीं की जा सकती कि इन दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बजट भले ही आके चले जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक खास बात यह भी है कि जो आज शेयर बाजार ने इस बजट को जो रिफ्लेक्ट किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के रूप में जो अभी वर्तमान में जो टैक्स की रेट है, उस टैक्स की रेट को सरकार ने बढ़ा दिया। मतलब फ्यूचर ट्रेड के ऊपर जो एसटीटी की रेट 1% एसटीटी की रेट जो थी, उस एसटीटी की रेट को 0.02% को बढ़ा के 0.05% कर दिया। और फ्यूचर के अलावा जो ऑप्शन के ऊपर जो एसटीटी की रेट 0.1% थी, उसको 0.15% कर दिया। इन दोनों रेट्स में बढ़ोतरी को बाजार ने बड़ा कड़ाई से रिएक्ट किया है, और जो बाजार में लगातार जो भारी टूटत आई थी, उस टूटत का सबसे बड़ा कारण भी यही बताया जा रहा है। एक खास बात ये भी थी कि शेयर बाजार में जो विदेशी निवेशक संस्थागत एफआईआई का जो इन्वेस्टमेंट है वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। उम्मीद ये भी की जा रही थी कि एफआईआई को भारत में रोके रखने के लिए सरकार बजट के माध्यम से किसी तरह का कोई प्रपोजल उनके सामने पेश करे, जिससे भारत के अंदर नया एफआईआई का इन्वेस्टमेंट बढ़े और जो एफआईआई भारत से बाहर जाने का रुख कर रहे हैं वो लोग थमे। लेकिन ऐसा बजट भाषण के अंदर कहीं कुछ नहीं हुआ। हालांकि इसके लिए बजट भाषण की कोई जरूरत नहीं है, सरकार बाद में भी कोई नीति ला सकती है और इनको जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको आकर्षित करने के लिए और भी कुछ नए कदम उठा सकती है। एक खास बात ये भी थी कि स्टॉक मार्केट को एक बड़ी उम्मीद थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को लेकर के कुछ नया संशोधन होगा। जो मौजूदा दरें हैं उन मौजूदा दरों में सरकार को रिलैक्सेशन देगी, ताकि जो इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट के माध्यम से अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको इनकम टैक्स के लिहाज से कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसी घोषणा फिलहाल नहीं हुई है। अब देखे जाने वाली बात यही है कि जो डिमांड सरकार से बजट के माध्यम से इन्वेस्टर या इंडस्ट्री या जो आम लोग कर रहे थे, उनको लेकर के अब आगे आने वाले समय में सरकार का क्या रुख रहता है। बिल्कुल बिल्कुल विमल जी, और बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका असर दूरगामी क्या होगा, आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या बदलाव भी देखने को मिलता है। क्योंकि अभी तो बजट की घोषणा हुई है, ये तुरंत के रिएक्शन से जो नजर आ रहा है, फिर चाहे वो शेयर मार्केट में हम देखें या आमतौर पर जिस तरह से फीडबैक या रिएक्शन आ रहे हैं, प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है। विमल जी, आप हमारे साथ बने रहिए, चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल इस बजट को लेकर भी है। दूसरी तरफ सेक्टर वाइज हम आपको बता रहे हैं कि क्या खास अलग अलग सेक्टर में मिला है इस बजट में, और चर्चा आगे भी जारी रहेगी। साथ ही ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाएंगे कि आखिर क्या कुछ बेहतर इस बजट में किया गया है। लेकिन सेक्टर वाइज हम बात कर रहे हैं कि बजट में किस सेक्टर को क्या मिला, और बहुत उम्मीदें युवाओं को भी इस बजट से रही हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं युवा और बुजुर्गों के लिए क्या खास इस बजट में रहा है, वो भी देख लेते हैं। देखिए, युवा भारत के लिए सेवा क्षेत्र पर जोर दिया गया है, इसे बढ़ाया जाएगा, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। जहां शिक्षा से रोजगार उद्यम पर बनेगी उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति, भी इसके गठन की भी यहां पर बात की गई है, जिसे बजट में शामिल किया गया है। 2047 तक 10% की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र में देश अग्रणी बनेगा, ये एक बड़ा लक्ष्य लेकर चला जा रहा है।
युवाओं के लिहाज से भी। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, समिति विकास, रोजगार और निर्यात की संभावनाओं पर भी जोर दे रही है सरकार। विकसित भारत के लिए कुशल पेशेवरों को तैयार करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया और इस पर भी फोकस रहा है कि किस तरह से स्किल को डेवलप किया जाए ताकि नौकरी की जो बात की जाती है, युवा नौकरी देने वाला बने, उस लिहाज से उसके स्किल्स को और मजबूत किया जाए, इसे लेकर भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों की सेहत को ध्यान में रखते हुए भी कई घोषणाएं की गई। जिस तरह से हम बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, उनके लिए क्या है, तो बढ़ती उम्र के साथ आने वाली बीमारियों को ध्यान में रखते हुए भी अस्पतालों में जेरियाट्रिक केयर सेंटर्स को और भी बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा और इसे भी शामिल किया गया बजट में, जो कि फोकस है। वही सरकारी अस्पतालों की बात कर लें तो बुजुर्गों के लिए अलग से ओपीडी वार्ड और सस्ती दवाएं यहां पर की जाएंगी, ये बजट में शामिल किया गया है ताकि बुजुर्गों को राहत हो सके। हालांकि कोशिश है कि बुजुर्ग मरीजों को एक छत के नीचे सभी तरह का इलाज मिल सके ताकि उन्हें अलग अलग जगह जाना ना पड़े, उनके को रियायत रहेगी, राहत मिलेगी इससे, और इस पर लेकर भी फोकस यहां पर है। लेकिन कहते हैं ना कि बजट एक विकास को रफ्तार देता है, बजट में वो सब कुछ शामिल होता है, लेकिन बजट और मजबूत कैसे बने जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या बड़ी घोषणा इस बजट पे की गई है, कितना प्रायोरिटी में रखा गया है, चलिए वो भी जान लेते हैं और एक नजर डाल लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ी घोषणा आखिर क्या की गई है। विकास तेज करने के लिए 6 क्षेत्रों में पहल का प्रस्ताव भी यहां पर रखा गया है ताकि विकास, जो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं देश के, उस और आगे बढ़े, उसके लिए प्रस्ताव है। रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में भी विनिर्माण को तेज करने का भी यहां पर लक्ष्य रखा गया है, जिसे बजट में शामिल किया गया है। चैंपियन एमएसएमई का भी निर्माण होगा, यह भी बेहद जरूरी है। विरासत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्जीवन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा और इसे बढ़ावा देगा, ये कोशिश की गई है और इसलिए इस पर भी पूरी तरह से फोकस रहा है। दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता रहेगी, जहां शहरों में आर्थिक क्षेत्रों का विकास भी होगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का भी यहां पर शुभारंभ किया गया है, जिसे बजट में शामिल किया गया है। और भारतीय आईपी डिजाइन और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर भी फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के मद्देनजर, यह भी महत्वपूर्ण घोषणा है। इधर उद्योग आधारित अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होंगे, जिसे लेकर बजट में भी ये बात रखी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मद्देनजर इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना में भी लक्ष्य से पहले दुगुना निवेश करने की यहां पर योजना है, तो ये भी एक कह सकते कि लाभकारी साबित होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण योजना का भी परिव्यय बढ़ाकर अब इसे 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो माना जा रहा था, उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इसे भी और ज्यादा बढ़ाया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च किए जाएंगे 2026-27 में। पूंजीगत खर्च 12.2 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 12.2 लाख करोड़ रुपए, जहां टियर 2 और टियर 3 शहरों में इंफ्रा मजबूती पर भी पूरी तरह से जोर रहेगा। एक अच्छा बजट भी इसके लिए अलॉट किया गया है। 5 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर है वहां पर इंफ्रा विकास भी जारी रहेगा। आंशिक लोन गारंटी के लिए भी इंफ्रा रिस्क गारंटी फंड है, जहां समर्पित REIT से रियल एस्टेट परिसंपत्तियों की रिसाइकलिंग भी होगी और ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले जो टियर 2 और टियर 3 के शहरों का भी डेवलपमेंट यहां पर किया जाएगा, इस पर भी खासतौर से फोकस है, जहां पर आबादी 5 लाख से ज्यादा है। डेवलपमेंट के लिए 11.2 लाख करोड़ का आवंटन है। वहीं 2026-27 में इसे बढ़ाया गया है, यानी इसे बढ़ाकर अब किया जाएगा 12.2 लाख करोड़, जो कि पहले 11.2 लाख करोड़ था। तो अब इसमें भी बढ़ोतरी की गई है। प्राइवेट डेवलपर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाया गया है। इसमें सरकार पार्शियल गारंटी देगी। रियल एस्टेट के रिसाइकलिंग के लिए भी योजना रहेगी। तो कार्गो ले जाने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। पूर्व में दंकुनी से पश्चिम में सूरत तक पोर्ट को जोड़ने के लिए यह स्कीम थी। वाटरवेज का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग भी यहां पर दी जा रही है। वाराणसी और पटना को डेवलप करके इंटरनल वाटरवेज को डेवलप किया जाएगा, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मजबूत होगा। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी एसोसिएट राइटर विमल कोठारी जी, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विमल जी, लगातार हम बात कर रहे हैं मार्केट को लेकर, टैक्स को लेकर और क्या कुछ बेनिफिशियरी हो सकता है। हालांकि आपने कहा कि जितनी ज्यादा उम्मीद थी बजट में वो चीजें तो नजर नहीं आई, लेकिन कुछ बेहतर करने की कोशिश जरूर की गई है। लेकिन एक बार मार्केट को भी जरूर समझना चाहेंगे। देखिए, शेयर मार्केट जब हमने स्टार्ट किया था, यानी सुबह चर्चा, और जब मार्केट खुला तो गिरावट के साथ, फिर इसके बाद मार्केट ने जंप लिया, जो कि जानकारी आप ही के जरिए हमने दर्शकों तक पहुंचाई थी। इसके बाद मार्केट डाउन, और ये पिछले 5 बार का एक रिकॉर्ड रहा है कि बजट जब पेश हुआ है तो मार्केट जो बंद हुआ है वो गिरावट के साथ ही बंद हुआ है। ये क्या इंडिकेशन, ये क्या रहता है, और आज के बजट को इससे जोड़ के कैसे देखा जाए? श्वेता जी, इसमें कोई रहस्य नहीं है। शेयर बाजार हमें सेंटीमेंट्स के ऊपर आधारित होता है। शेयर बाजार हमेशा संभावनाओं पर काम करता है, संभावनाओं पर चलता है।
आज जो शेयर बाजार ने रिफ्लेक्शन दिया है वो रिफ्लेक्शन इसी बात का दिया है कि जो स्टेट एसटीटी को लेकर के जो सरकार ने घोषणाएं की है, जो रेट्स बढ़ाने की घोषणाएं की है, उसको वो घोषणाएं शेयर बाजार को पसंद नहीं है, इसलिए शेयर बाजार ने एक गोता लगाया। लेकिन ये कोई एक स्थायी गोता नहीं है। ये आज जो गिरावट आई है, गिरावट बाद में सुधर भी सकती है। इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। हो सकता है शाम तक शेयर बाजार में कुछ ऐसे इंडिकेशंस आए जिससे ये इस तरह के संकेत मिले कि हो सकता है आने वाले समय के अंदर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो नया इन्वेस्टमेंट है, उसे लेकर के कुछ नई घोषणाएं हो जाए और ये शेयर बाजार वापस सुधर भी जाए। एक खास बात ये भी बताना चाहूंगा कि जिस समय बजट भाषण खत्म हुआ था जी। उस समय स्टॉक मार्केट जो बीएसई का सूचकांक था वो करीब 1900 पॉइंट के आसपास नीचे था, जो बाद में सुधर करके 600 पॉइंट पे रह गया। अर्थात 1300 पॉइंट की रिकवरी पिछले एक घंटे से भी कम समय में हुई है, जो इस बात का इंडिकेशन देता है कि जो स्टॉक मार्केट में गिरावट या तेजी आती है वो स्थायी नहीं होती, वो परिस्थिति जन्य होती है। और जैसे ही परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन आता है, इस तेजी को मंदी में बदलने के लिए और मंदी को तेजी में बदलने के लिए अधिक समय नहीं लगता। जहां तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अपेक्षाओं की बात करें, उन अपेक्षाओं को लेकर के बजट में फिलहाल कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सरकार के हाथ खुले हैं। सरकार जब भी कुछ देना चाहेगी वो दे सकती है और इस मार्केट को नया बूस्टअप डोज मिल सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि सरकार उसको किस तरह से डोज दे और उस डोज का असर कितना हो, कब तक हो और कितना गहरा हो। जहाँ तक हम दूसरी चीज़ों की बात करें, जिसमें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर सरकार ने फोकस करने की बात की है, वस्त्र, हाथकरघा, फाइबर सेक्टर पर फोकस बढ़ाने की बात की है, तो ये बात निश्चित रूप से है कि एक दीर्घकालीन योजनाएं हैं और सरकार का जो फोकस है वो फोकस यही है कि जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को स्थायी गति मिली। आपने जैसे पहले जो हाइलाइट्स, बजट की हाइलाइट्स पे चर्चा की थी, उसके अंदर ये भी था कि जो कैपिटल गुड्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की बात की है वो 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास सरकार ने बढ़ाने की घोषणा की है। और ये जो बढ़ोतरी होगी इसका निश्चित रूप से जो असर होगा वो दीर्घकालीन असर होगा और इस दीर्घकालिक असर का जो परिणाम होगा वो निश्चित रूप से ठोस परिणाम होगा और इसका असर भी लंबा चलेगा। अब डिपेंड इस बात के ऊपर करता है कि ये जो घोषणाएं हुई है, इन घोषणाओं को कब तक इम्प्लीमेंट किया जा सके और जिस मंशा के साथ में घोषणाएं हुई है उस मंशा के अनुसार ही सरकारी काम नजर आए। जी श्वेता जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने। लेकिन विमल जी, जब हम चर्चा भी कर रहे थे तो एक बात कही जा रही थी कि इस बार मुमकिन नहीं है कि बहुत कुछ आम आदमी को टैक्स के लिहाज से या दूसरी चीजों के लिहाज से लाभ मिल सके, क्योंकि वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बहुत कुछ हुआ है जिसका असर भी देखना होगा और उसके मद्देनजर भी कुछ ना कुछ बैलेंस करने की जरूरत है। आपको लगता है कि अब बजट जो पेश हुआ है इसका खास ख्याल रखा गया है और इसकी छाप नजर आती है? श्वेता जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो वैश्विक स्तर के ऊपर जो उथल पुथल मची हुई है, उस उथल पुथल से भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार ने कुछ मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटी है। सरकार ने ठोस कदम उठाए और उन ठोस कदमों का ही असर ये है कि जो 6.8 से 7.2% की जीडीपी ग्रोथ रेट जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जिसकी चर्चा की गई थी, वो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हासिल की जाएगी, जो एक किसी भी विकासशील देश के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और जहाँ तक बजट घोषणाओं की बात करें, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी कि जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को स्थिरता दी जाए ताकि विकास की गति वो निरंतर बनी रहे और उसमें एक स्थायित्व भी रहे। सरकार ने जो घोषणाएं की है उन घोषणाओं के पीछे सबसे बड़ा जो रुख जो नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि सरकार का फोकस दीर्घकालीन फोकस है और इस दीर्घकालिक फोकस के कारण ही सरकार ने लोक लुभावन घोषणाओं से अपने आप को बचाने की कोशिश की है। जी, बहुत शुक्रिया विमल जी इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस बजट पर, क्या कुछ कह रहे हैं उन्हें सुनते हैं। क्रिएटर्स इकोनॉमी में आईआईसीटी मुंबई के साथ मिलकर 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में क्रिएटर्स लैब बनाने के लिए बजट में प्रोविजन किया गया है। और साथ ही साथ एक तरीके से साउथ इंडिया में सदर्न ट्रायंगल बनेगा, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद का हाई स्पीड रेलवे का, बुलेट ट्रेन का। वैसे ही दिल्ली, वाराणसी, सिलीगुड़ी का एक नया हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा और साउथ वेस्ट को साउथ से जोड़ने वाला मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद का एक बहुत बड़ा मेजर कॉरिडोर बनेगा। साथ ही साथ आज बजट में एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि बंगाल में दांकुनी, वहाँ से गुजरात में सूरत, इसको जोड़ने वाला, ईस्ट को वेस्ट के साथ जोड़ने वाला नया डीएफसी भी सैंक्शन हुआ है। मैं इस बजट के लिए जो कि युवा शक्ति से प्रेरित है,
जो कि विकसित भारत की एक मजबूत नींव बनाता है, जो कि समाज के हर वर्ग के लिए और देश के हर क्षेत्र के लिए विकास का एक नया माध्यम बना है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे, जो कि बता रहे थे कि धन्यवाद भी इस बजट को लेकर दिया और कहा कि किस तरह से हर सेक्टर को लेकर और विकास जो कि प्राथमिकता में है उसे लेकर ही इस बजट को लाया गया है। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो चर्चा करेंगे इस बजट को लेकर कि आखिर बजट में क्या कुछ बेहतर रहा, कैसे विजनरी बजट है ये। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।